नमस्कार। NISM परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी लिसनर्स का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स या AIFs। हाँ, ये आपके सिलेबस का एक अहम हिस्सा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम चैप्टर 13 के सोर्स मटेरियल को बेस बनाकर AIFs को गहराई से समझेंगे। कोशिश रहेगी कि यह पूरी जानकारी आपको आसान और दिलचस्प तरीके से मिले। तो सबसे पहले ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आखिर होते क्या हैं? ये हमारे जाने पहचाने स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट से अलग कैसे हैं? बिल्कुल। देखिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसा नाम ही बताता है, ये ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक निवेशों से थोड़े हट के होते हैं। अच्छा, जैसे आपके आम स्टॉक्स, बॉन्ड्स या बैंक FD वगैरह हो गए, उनसे अलग। ये ज्यादातर क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स मतलब अनुभवी निवेशक, जैसे कि बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNIs, जिनकी रिस्क लेने और समझने की क्षमता ज्यादा होती है। इनकी एक खास बात है कि ये अक्सर इल्लिक्विड होते हैं। इल्लिक्विड मतलब आसानी से कैश नहीं करा सकते। हाँ, बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर इन्हें फटाफट बेचना आसान नहीं होता और इनका स्ट्रक्चर भी काफी पेचीदा हो सकता है। मकसद होता है ट्रेडिशनल निवेशों से ज्यादा रिटर्न कमाना, पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इनमें रिस्क भी अक्सर ज्यादा ही होता है। ओके, समझ गया। तो ये HNIs और संस्थानों के लिए हैं, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क ज्यादा है। अच्छा, अब ये बताइए, भारत में इनका सफर कैसे शुरू हुआ? ये कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे पनपा? भारत में इसकी कहानी आप देखें तो 80 के दशक में वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग से शुरू हुई थी। 80 के दशक में? अच्छा। हाँ, तब इसे मुख्य रूप से सरकारी औद्योगिक विकास निगम, कुछ वित्तीय संस्थान और PSU बैंक ही आगे बढ़ा रहे थे। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1996 में। 1996 में क्या हुआ? तब सेबी ने वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस जारी किए। इससे इस सेक्टर को एक औपचारिक ढांचा मिला, एक स्ट्रक्चर मिला। फिर वो 97 से 2001 वाला .com बूम आया। उससे टेक फोकस्ड VCFs को काफी बढ़ावा मिला और 2001 के बाद प्राइवेट इक्विटी का दायरा और भी फैला। IT, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, कई सेक्टर्स में। हालांकि वो जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसने कुछ मुश्किलें जरूर खड़ी की। तो सेबी ने रेगुलेट करती है? सेबी के जो ये रेगुलेशंस हैं 2012 वाले, इनके तहत मुख्य नियम क्या हैं AIFs के लिए? हाँ, बिल्कुल, सेबी रेगुलेट करती है। सबसे पहली और अहम बात, AIF एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। प्राइवेटली पूल्ड मतलब ये कि फंड कुछ चुनिंदा निवेशकों से ही प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जमा किया जाता है। ये आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता। ओके। और कुछ खास नियम हैं जो याद रखने चाहिए, जैसे एक स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 1000 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। 1000 निवेशक, ठीक है। और हर स्कीम का न्यूनतम कॉर्पस यानी फंड का साइज कम से कम 20 करोड़ होना चाहिए। 20 करोड़? ओके। हाँ, और हर इन्वेस्टर को कम से कम 1 करोड़ का निवेश करना होता है। 1 करोड़? ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, ये ऊंची लिमिट इसीलिए है ताकि ये सुनिश्चित हो कि सिर्फ वही निवेशक आए जो इन जटिल निवेशों और इनके रिस्क को समझते हैं, जिन्हें सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स कहते हैं। अच्छा। हालांकि एक छोटी सी छूट है, अगर इन्वेस्टर फंड के कर्मचारी या मैनेजर के डायरेक्टर हैं तो उनके लिए न्यूनतम निवेश 25 लाख रुपए है। और हाँ, मैनेजर या स्पॉन्सर को भी फंड में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखनी होती है। एक मिनिमम कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट, जैसे कैटेगरी 3 AIF में कॉर्पस का 5% या 10 करोड़ रुपए, जो भी कम हो। अच्छा, उनका भी पैसा लगा रहता है। बिल्कुल। और एक और बात, AIFs को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी किया जा सकता है कुछ शर्तों के साथ। पर लिस्टिंग के बाद भी जो मिनिमम ट्रेडिंग लॉट होगा वो 1 करोड़ रुपए का ही रहेगा। ये नियम तो वाकई काफी स्ट्रिक्ट हैं, खासकर वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाली बात। अब जरा ये बताइए, ये AIFs की अलग अलग कैटेगरीज भी होती है ना? हाँ, बिल्कुल सही। सेबी रेगुलेशंस इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1, 2 और 3। ओके, क्या फर्क है इनमें? देखिए, कैटेगरी 1 में वो AIFs आते हैं जो ऐसी जगहों पर पैसा लगाते हैं जिन्हें सरकार या रेगुलेटर अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी मानते हैं, और अक्सर इन्हें कुछ प्रोत्साहन या रियायतें भी मिलती हैं। जैसे कि?
जैसे स्टार्टअप्स हो गए, अर्ली स्टेज वेंचर्स, एसएमईज यानी छोटे और मध्यम उद्यम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर सोशल वेंचर्स मतलब सामाजिक प्रभाव वाले प्रोजेक्ट्स। इसमें वेंचर कैपिटल फंड, वीसीएफ्स, एसएमई फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स वगैरह आते हैं। अच्छा, तो ये वो एरिया हैं जिन्हें बढ़ावा देना है। ठीक है, फिर कैटेगरी 2 करते बिना लेवरेज के। हाँ, मतलब सिर्फ अपनी रोजमर्रा की ऑपरेशनल जरूरतों के लिए शायद थोड़ा बहुत ले लें, वरना नहीं। इसमें आते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदते हैं, और डेट फंड्स जो कंपनियों को कर्ज देते हैं। गॉट इट। और कैटेगरी 3 एआईएस, ये थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये विविध या जटिल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं और ये अच्छा रिटर्न कमाने के लिए लेवरेज यानी उधार का अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये लेवरेज लेते हैं। हाँ, इनमें आते हैं हेज फंड्स और ऐसे फंड्स जो लिस्टेड या अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करते हैं। काफी एडवांस स्ट्रैटेजीज होती हैं इनकी। क्लियर। तो कैटेगरी आई सहकारी प्रोत्साहन वाले, कैटेगरी 2 पीई विदाउट मच लेवरेज और कैटेगरी 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी और लेवरेज के साथ। अब क्या हम कुछ मुख्य टाइप्स पर भी बात कर सकते हैं जल्दी से? जरूर। कैटेगरी 1 में सबसे फेमस है वेंचर कैपिटल फंड, वीसीएफ, जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। इसी में एंजल फंड भी आता है जो बहुत शुरुआती स्टेज की कंपनियों के लिए होता है। कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी फंड हैं जो कंपनियों में इक्विटी लेते हैं, और डेट फंड जो कर्ज देते हैं। और कैटेगरी 3 में मुख्य रूप से हेज फंड आते हैं। इनके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, एसएमई फंड्स, सोशल इम्पैक्ट फंड्स जैसे और भी कई तरह के स्पेशल फंड्स होते हैं। ओके, तो ये सब जानकारी तो हो गई, पर एक निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए ये एआईएफ्स क्यों जरूरी हैं? इनका क्या रोल है? देखिए, बात सिर्फ हाई रिटर्न की उम्मीद की नहीं है। हालांकि वो एक बड़ा फैक्टर है, जाहिर है, ज्यादा रिस्क के साथ। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इनका रोल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में। ये पारंपरिक निवेशों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कैसे? क्योंकि इनका प्रदर्शन अक्सर स्टॉक और बॉन्ड मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होता। मतलब इनका कोरिलेशन कम होता है। अच्छा। हाँ, तो जब मार्केट गिर रहा हो सकता है एआईएफ उतना ना गिरे या शायद बढ़ भी जाए। ये पोर्टफोलियो को एक तरह की स्थिरता देने में मदद कर सकते हैं। तो जो अनुभवी निवेशक इनके इलिक्विडिटी और जटिलता को समझकर निवेश करते हैं, उनके लिए एआईएफ्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सुधारने का एक अच्छा तरीका हो सकते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट खास है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। एआईएफ्स क्या हैं, उनकी परिभाषा समझी, भारत में उनका विकास देखा 80 से लेकर अब तक। हाँ, फिर सेबी के जरूरी नियम देखे, जैसे वो 20 करोड़ का कॉर्पस, 1000 निवेशक की लिमिट, 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। फिर वो 3 कैटेगरीज आई, 2I और 3, उनके फर्क को समझा। और कुछ मुख्य प्रकार भी डिस्कस किए, वीसीएफ, पी फंड, डेट फंड, हेज फंड। और आखिर में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में उनका रोल, खासकर डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के नजरिए से। और अंत में बस एक बात कहना चाहूंगी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ता चलन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये दिखाता है कि निवेश की दुनिया कैसे बदल रही है। एडवाइजर्स और निवेशकों के लिए ये समझना अब बहुत जरूरी हो गया है कि ये थोड़े जटिल निवेश साधन उनके पोर्टफोलियो में क्यों और कैसे फिट हो सकते हैं, खासकर आज के बदलते आर्थिक माहौल में। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके एनआईएसएम एग्जाम की तैयारी में मददगार साबित होगी। इस चैप्टर को ध्यान से जरूर रिविजिट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।